हाय एवरीवन। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप समझ रहे थे हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन के लिए हैलोजन का चर्चा कर चुके थे। OH में हम लोग फंसे हुए थे कि यदि OH ग्रुप को हटाना हो वहाँ से तो हम लोग क्या करेंगे, क्या उपाय है OH ग्रुप को हटाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट OH हटता नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड नहीं होता है। OH माइनस जो वहाँ से हटेगा वह खुद को संभाल नहीं पाएगा। अब किसी को तोड़ करके तुम अलग कर रहे हो किसी से, और यदि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा, बताओ कैसे काम चलेगा। जैसे I किसी से मान के चलो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है, तोड़ करके आप I माइनस अलग किए। अब I पे जो माइनस आया ना, ये माइनस को झेल लेगा क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है। ये माइनस को अपने में डिलोकलाइज करवा लेगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यदि COH है और तुम बहुत जोर लगा करके इसको हटा दिए हैं, पहले तो यहाँ बड़ा जोर लगेगा हटाने में बॉन्ड मजबूत की वजह से। अभी जो O पे माइनस है ना, ऑक्सीजन माइनस को झेल नहीं पाता है, जनरली नहीं झेल पाता है। वजह कि ऑक्सीजन का साइज है छोटा। अब छोटा साइज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा रख नहीं पाएगा ना, रिपल्सन होगा। तो इसको माइनस जनरली बर्दाश्त होता नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से दिखाने के चक्कर में कि हम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो माइनस हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अंदरूनी बात कुछ अलग है। अंदर की बात जो है कुछ और भी है। अरे OH माइनस से ज़्यादा बढ़िया तो SH माइनस है। OH माइनस से बढ़िया SH माइनस है, क्योंकि S पे माइनस है, ये झेल लेगा। सल्फर के पास इतना साइज है कि इस माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को अपने में रख लेगा। लेकिन ये दिखावे का है, OH माइनस दिखावे का है, इस नेगेटिव चार्ज को अपने में डिलोकलाइज ही नहीं करवा पाएगा छोटा साइज की वजह से। तो ये भी देखना है ना कि जो ग्रुप आप वहाँ से हटाए वह ग्रुप हटने के बाद कितना बेहतर है, हटने के बाद कितना सुटेबल है, कितना स्टेबल है। हटने के बाद यदि नहीं स्टेबल है, खुद को नहीं सर्वाइव करवा पा रहा है तो नहीं हटेगा वह ग्रुप, और हटने के बाद यदि स्टेबल है देन हटेगा, और वो बड़ा क्लियर पता चलेगा। अभी जो एग्जाम्पल हम देने वाले हैं उससे। तो OH के बारे में हम बताएं कि डायरेक्टली यह ग्रुप हटेगा नहीं, एकदम नहीं हटेगा डायरेक्टली। तो ऐसा यदि कोई ROH है या RCH2OH कोई अल्कोहल, ऐसा इस केस में, तो हटाने का एक तरीका हुआ कि डायरेक्ट नहीं हट पा रहा है तो इसका करवा दो प्रोटोनेशन कोई एसिड से, तभी ऑक्सीजन पहले फंसेगा अपना लोन पेयर दे करके ऐसा, अरे OH2 बन जाएगा प्लस। अब ऑक्सीजन पे जब आएगा प्लस ना, तब खुलेगा इसका दिमाग। यहाँ तो सौबाजी के चक्कर में लोन पेयर इसको दे दिया कि ले लो, एक्स्ट्रा है, दानी है, हम बहुत पड़े, ले लो। लेकिन जब ऑक्सीजन देगा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को अपने में जोड़ेगा, और जब आएगा इस पर प्लस चार्ज, तब ऑक्सीजन को होगा दिक्कत कि भाई हम तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हम पे प्लस कैसे, हम तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस करते हैं हमेशा, इस बार तो प्लस आ गया हम पे। तो ये ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं होगा, और इस केस में जो है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ही लेगा। अब कार्बन पे सारा जोर लगा देगा। नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, तो टूटना बड़ा मुश्किल होता है, डायरेक्टली नहीं टूटता है। लेकिन यदि O+ है तो फिर टूटना बड़ा आसान हो जाता है। एक तो ऑक्सीजन पे प्लस आने से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी इन्हांस करेगा, दूसरा बॉन्ड का पोलैरिटी बढ़ जाएगा। अब मोर पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, तो बॉन्ड ऑटोमेटिकली लूज पड़ जाएगा, और लूज पड़ जाएगा तो फिर आसानी से टूटेगा, सॉल्वेंट तोड़ेगा, आप एनर्जी दोगे उसकी मदद से टूटेगा, टूट जाएगा। तो अब यहाँ से या H2O बन करके बाहर हुआ और इस पे प्लस, तो अब देख रहे हो जो बाहर हुआ ना, या एक न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है। H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप। H2O हमेशा यदि किसी प्रोसेस के दरमियान कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है तो समझ जाना एक बेहतर लिविंग ग्रुप है, चलेगा, वो हटेगा वहाँ से। OH माइनस नहीं हट रहा था, लेकिन हम लोग देखें यहाँ कि H2O हट गया, क्योंकि H2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, चलेगा इसके लिए। इलेक्ट्रॉन ना तो ज़्यादा है ना तो कम है, ठीक ठाक है। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका इसमें क्या है देखोगे, तो बड़ा ही स्टैंडर्ड लिविंग ग्रुप है, बड़ा ही स्टैंडर्ड, कि जो अल्कोहल है ऐसा, इसे तुम कुछ स्पेशल कंपाउंड से रिएक्शन करवा दो। जैसे ऐसा एक कंपाउंड है, इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल
सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक, अब यहाँ से ही HCl बाहर हो जाएगा, माइनस HCl, और हो जाएगा RCH2OS डबल बॉन्ड O और Me, सल्फोनेट का फॉर्मेशन होगा। अब देखोगे यहाँ कहानी क्या होगा। कहानी ये है कि अभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा था, ऑक्सीजन जो है उल्टा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, तो इसको कार्बन से बॉन्ड तोड़ने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन अब हुआ यूँ कि इस ऑक्सीजन के बगल में है ये दो ताकतवर सूरवीर S डबल बॉन्ड O, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का। ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को तो उसके पास रहने ही नहीं देंगे। पूरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का यही लेंगे। अब फंसेगा ऑक्सीजन, ये जो मुंह इधर इसका था ना कार्बन के प्रति कि नहीं तोड़ेंगे बॉन्ड, अब इसे तोड़ना पड़ेगा क्योंकि खुद फंस रहा है, खुद इसके इलेक्ट्रॉन को कोई ले रहा है, खुद इसको कोई झेलने वाला नहीं है। तो अब जा कर के ऑक्सीजन लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ना होगा अब इसे, इस बॉन्ड का। और ऐसा करने से फ़ायदा होगा, ऐसा करने से फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा सो देखो कि यदि वह बॉन्ड टूटेगा वहाँ से तो ये बन जाएगा RCH2 पे प्लस, और ये जाएगा O पर यहाँ आ जाएगा माइनस S डबल बॉन्ड O M। और अब यह सिस्टम रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो इसका रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो जब यह वो OH माइनस के रूप में निकल रहा था तो इसका माइनस चार्ज इसको नहीं पच रहा था, साइज के वजह से झेल नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब माइनस आया तो इसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस दे देगा तुरंत से दूसरे को दे देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा दूसरे को, ऐसा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा ना। देखो माइनस खत्म हो जाएगा, O डबल बॉन्ड S, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, इधर हो जाएगा O माइनस, और यहाँ Me। रेजोनेंस कहाँ बचा, इस पर माइनस, इस पर आ गया तो फिर इधर देगा दूसरे को, ऐसा। तो यहाँ यह जो ग्रुप हटा ना सल्फोनेट वाला पार्ट, वह बड़ा स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और यही इसका बेनिफिट है, यही जो है इसका बेनिफिट है। तो यह जो ग्रुप इसमें जा कर के जुड़ा, दिस वन, ये जो ग्रुप जुड़ रहा है MES डबल बॉन्ड O, इसे हम कहते हैं मेसाइल ग्रुप। इसे हम क्या कहते हैं, मेसाइल ग्रुप, विच इज अ गुड लिविंग ग्रुप। जुड़ करके एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाता है मेसाइल ग्रुप, MS शॉर्ट में लिखते हैं इसको, मेसाइल ग्रुप। इसी प्रकार से एक और है, इसी प्रकार से जो है एक और है सेम, कि यदि इसका रिएक्शन हम कुछ ऐसे कंपाउंड से करवा दें, ऐसा, नाम इसका हो जाएगा पाराटोल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनिक एसिड का है। फिर यहाँ से वही बात होगा, HCl बाहर हो जाने के बाद, HCl बाहर हो जाने के बाद क्या बनेगा, RCH2OS डबल बॉन्ड O ऐसा Me। अब यहाँ से फिर वही बात होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, ऑक्सीजन बदले में अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, मन नहीं है फिर भी लेगा, और फिर यहाँ से ऐसा चीज़ बन जाएगा। और अगेन यार रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इवेंट की उससे ज़्यादा है, देखोगे जरा इधर, इस तरह से। अब तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा डिलोकलाइज करेगा, इधर तो होएगा ही, और इसका मन करेगा ना तो इधर भी डिलोकलाइजेशन करवाएगा, बेंजीन की तरफ भी, काहे कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम उधर भी है, रेजोनेंस उधर भी हो सकता है ऐसा। तो इस ग्रुप से ज़्यादा बेहतर हुआ है। तो यहाँ जो तुम देख रहे हो ये वाला ग्रुप को जो हम जोड़े हैं, दिस इज कॉल्ड टोसाइल ग्रुप। इसे हम क्या कहते हैं, टोसाइल ग्रुप, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, TS, टोसाइल ग्रुप। तो ये दो हैं मेसाइल और टोसाइल, जो एक अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। अल्कोहल से यदि OH हटाना है
तो ये दो वैसे ग्रुप हैं जो वहाँ से OH को मदद करेंगे हटने में। पहले तो H को हटाएंगे, खुद जुड़ेंगे, और उसके बाद O को जो है वहाँ से निकलने में मदद करेंगे। ये दोनों ग्रुप्स मेसाइल टोसाइल, याद रखोगे, दोनों सल्फोनिक एसिड के हैं। और इसका वजह हम बता दिए कि हटने के बाद ये हाईली स्टेबल हैं ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और हटने के बाद यदि स्टेबल हो रहे हैं तो हटेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। हेलाइड का भी समझ गए, हेलाइड नहीं है तो उसके अलावे दूसरे हैं, तो उनमें क्या होगा ये भी हम लोग समझ गए। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। दो तरह के सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं, एक पोलर प्रोटिक, दूसरा पोलर एप्रोटिक। पोलर वर्ड का मतलब हम लोग जान चुके हैं कि जिसका डायपोल मोमेंट जीरो ना हो। केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट पढ़े हम लोग कि जिस मॉलिक्यूल का, जिस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट जीरो ना हो वह पोलर। प्रोटिक का मतलब ही बता चुके हैं, H+ देने वाला। जैसे इस कैटेगरी में वाटर आता है, इस कैटेगरी में अल्कोहल आता है, इस कैटेगरी में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। ये सारे पोलर हैं और सबके सब हाइड्रोजन भी दे सकते हैं, सब में H+ है तो ये दे सकते हैं, यहाँ से रिलीज होंगे ऐसा। तो ये कहलाएंगे पोलर प्रोटिक। पोलर एप्रोटिक में दो सॉल्वेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। एक जिसे शॉर्ट में DMF कहते हैं और दूसरा जिसे शॉर्ट में DMSO कहते हैं। DMF का मतलब हुआ डायमिथाइल फॉर्मामाइड, अमाइड है ऐसा पढ़े हुए नॉमेनक्लेचर में। दिस इज DMF, डायमिथाइल फॉर्मामाइड। और दूसरा है DMSO, डायमिथाइल सल्फॉक्साइड ऐसा, CH3SO, डायमिथाइल सल्फॉक्साइड। ये दोनों पोलर एप्रोटिक हैं, पोलर हैं, डायपोल मोमेंट भी इनका इवन वाटर से ज़्यादा ही पोलर है, वाटर की तुलना में पोलरिटी इनका ज़्यादा है। लेकिन ये एप्रोटिक है, H+ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसमें कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। एक्टिव हाइड्रोजन हम लोग किसे कहेंगे? तो वह हाइड्रोजन जो कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो उसे। जैसे यदि यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा रहता, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन से होता, या हाइड्रोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब से जुड़ा रहता तो उसे हम कहते हैं एक्टिव। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है दोनों जगह। कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या ही फ़र्क है, हल्का सा। तो उस वजह से हाइड्रोजन वहाँ से बाहर निकल नहीं पाएगा, और निकल नहीं पाएगा तो उसे हम एप्रोटिक कैटेगरी में रखेंगे, एप्रोटिक की कैटेगरी में रखेंगे इसे हम लोग। तो सॉल्वेंट दो तरह के हम बता दिए, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, एग्जाम्पल भी दे दिया हमने। अब ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं ये काम करते हैं SN1 में, और यह जो पोलर एप्रोटिक है ये काम करते हैं SN2 में। फिक्स है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट याद रखोगे आप। कैसे सॉल्वेंट प्रभावित करेगा रिएक्शन को, मैकेनिज्म को, SN1 SN2, इस बात को हम लोग समझेंगे अभी। ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को कि SN1 रिएक्शन के लिए जो है पोलर प्रोटिक क्यों होना चाहिए, SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक क्यों होना चाहिए, इस चीज़ को समझना है हमें। ये है क्या दोनों, इस बात को हम बता दिए।
अंतर, एक नया अंतर सीखेंगे भी हम लोग SN1 और SN2 में। नया अंतर SN1 में क्या था कि यदि यह SN1 है तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा था धीरे धीरे, ऐसा धीरे धीरे X पे माइनस आना शुरू हुआ, C पे प्लस, और फाइनली पूरा हट गया तो इस पे पूरा प्लस और इस पे पूरा माइनस। ये बन गए आयनिक स्पीसीज। ये SN1 का कहानी है। SN2 में कहानी क्या था? SN2 में क्या था कि यहाँ हम लोग न्यूक्लियोफाइल ले रहे थे, अभी यहाँ आयनिक है, पूरा चार्ज है ना, फिर E यहाँ से हट रहा था, E यहाँ पे अटैक कर रहा था, तो NuCX थोड़ा माइनस, ये हो गया लेस आयनिक। फाइनली फिर यहाँ से प्रोडक्ट बनता था, तो प्रोडक्ट तो अभी हम लोग पहुँच ही नहीं रहे हैं, बस ट्रांजिशन स्टेट तक देख रहे हैं। तो E हुआ सबस्ट्रेट, E हुआ ट्रांजिशन स्टेट, E हुआ इंटरमीडिएट। हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि सबस्ट्रेट जो है अभी न्यूट्रल हो गया ये, और ये दोनों जो है चार्जेबल है, इंटरमीडिएट तो और भी ज़्यादा चार्जेबल है। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का पोलैरिटी ज़्यादा है, मोर पोलर, और न्यूट्रल है मतलब ये लेस पोलर, ऐसा। यहाँ कहानी उल्टा है, यहाँ इस पर अभी पूरा माइनस दिख रहा है, और जब ये अटैक किया तो इसी का माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इस केस में E अभी यहाँ ज़्यादा पोलर है, मोर पोलर, और E जो है यहाँ लेस पोलर है। मतलब हुआ E कि SN1 रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट है उसका पोलैरिटी ज़्यादा होता है सबस्ट्रेट से, जबकि यहाँ जो पोलैरिटी होता है वह उल्टा, रिएजेंट मतलब जो न्यूक्लियोफाइल और जो शुरू में स्टार्टिंग मटेरियल हम लोग लेते हैं उसी का ज़्यादा होता है, उसी का पोलैरिटी यहाँ ज़्यादा होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताया इसमें कि SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट इज मोर पोलर दैन द स्टार्टिंग मटेरियल, व्हाइल इन SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट इज लेस पोलर दैन द स्टार्टिंग मटेरियल। अब तुम सोचो, बस इतना सा बात सोच लो कि यह कार्बोकेटायन बन रहा था, X माइनस बन रहा था। हम लोग क्या कर रहे थे कि इस कार्बोकेटायन में बाहर से न्यूक्लियोफाइल का करवा रहे थे अटैक। अरे तो न्यूक्लियोफाइल मतलब जिस पे माइनस हो, तो वही माइनस तो यहाँ X पे भी है ना, जो हटा है वहाँ से। तो न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक क्या करेगा भाई? यही वापस क्यों नहीं जुड़ जाएगा उसमें? माइनस तो वहाँ भी है। तो इसका दो मतलब अब यहाँ से निकलेगा। पहला मतलब कि यदि यहाँ हुआ कंपटीशन, ये बोलेगा कि भाई हम पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस है, तो हमें क्या बुराई है जो तुम हमको नहीं जुड़ने दे रहे हो और हमको हटा दिए हो यहाँ से, और फिर इसको जोड़ रहे हो। तो इस केस में इस माइनस वाले को ज़्यादा बढ़िया होना होगा इससे, क्योंकि माइनस वाले न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इधर से जो नेगेटिव आ रहा है ना, या ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए, मोर न्यूक्लियोफिलिक इसके तुलना में, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग वीक कब होगा ये बता चुके हैं, जब न्यूक्लियोफाइल को एक्सप्लेन कर रहे थे रिएजेंट में, तब। तो वहाँ से देखोगे, उसको समझ लोगे तो फिर हो जाएगा। तो पहला वजह इसमें हो गया कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। कितना होना चाहिए उससे मतलब नहीं है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे जिसका रेट ही डिपेंड नहीं करता है, बस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। याद रखोगे किसके तुलना में? जो X माइनस हटा उसके तुलना में। दूसरा कि यदि तुम ये वाला स्ट्रॉन्ग नहीं ले पा रहे हो, तो फिर दूसरा वजह है कि इसके माइनस को तुम हटा दो। तो ऐसे मिटा के तो नहीं ना हटाओगे, इसके माइनस को हटा दो। कैसे? तो इसको कंबाइन कर दो कोई प्लस से। तो वही कॉम्बिनेशन के लिए तो हम लोग लेते हैं भाई पोलर सॉल्वेंट, अल्कोहल वगैरह, ताकि X माइनस देखे इधर H प्लस को, आवे लालच इसको और जा करके जुड़ जाए उससे, तो माइनस इसका अपने आप ख़त्म हो जाएगा, HX यहाँ से बन जाएगा, E अलग चला जाएगा ऐसे। और जब यहाँ या X माइनस अलग हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा, चला जाएगा, तो ये आसानी से जा करके अटैक करेगा। तो यह जो प्रोसेस हुआ ना कि सॉल्वेंट जो इस X माइनस को स्टेबलाइज कर रहा है, इसी को तुम कहते हैं सॉल्वेशन। इसी को क्या कहते हैं? सॉल्वेशन।
तो चूंकि SN1 रिएक्शन में आयनिक स्पीसीज बन रहे हैं तो उस आयनिक स्पीसीज का सॉल्वेशन के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का होना जरूरी है ताकि वह अपना प्रोटोन दे करके आयन को स्टेबलाइज करे। इसको नहीं करेगा ना, H+ देगा तो H+ तो C+ से नहीं जुड़ेगा, ऐसा समझ रहे हो बात को। सॉल्वेशन, तो आयन का सॉल्वेशन के लिए जरूरी है यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। उसमें ऐसा कहाँ है, इसमें तो ज़्यादा पोलर यही है। अब तुम यदि यही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हो यही, तब तो न्यूक्लियोफाइल का ही माइनस को ख़त्म कर देगा, और जब न्यूक्लियोफाइल का ही माइनस को ख़त्म कर देगा तो ये अटैक कैसे करेगा। इसलिए यहाँ पोलर प्रोटिक से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ हम लोग ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं जो प्रोटोन नहीं देता हो, याद रखोगे इस केस में। दूसरा बात कि यहाँ का न्यूक्लियोफाइल तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना एक साथ हो रहा है, यहाँ अलग अलग। तो ठीक है, यहाँ X- पहले अलग हो गया था तो कोई तरह से इसको बहला फुसला करके हम लोग H के साथ भेज दिए, चले जाओ, रास्ता पूरा खाली हो गया। अभी न्यूक्लियोफाइल वीक रहे या स्ट्रॉन्ग रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जा करके अटैक कर देगा, जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ वो तो नहीं ना, X तो जुड़ा हुआ है, दोनों काम तुम एक साथ कर रहे हो, X को हटाने का भी न्यूक्लियोफाइल को जोड़ने का भी। तो ऑब्वियसली यह न्यूक्लियोफाइल जो है वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसके तुलना में, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक होना चाहिए इस X के तुलना में। यहाँ जैसे बना ना दोनों पे माइनस, दोनों पे माइनस, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, दोनों न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हुआ, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होना चाहिए इससे, नहीं तो इसी का ज़्यादा रहा तो फिर तो इसी को बाहर कर देगा कि हम क्या हटे, तुम ही हटो, तुमसे ज़्यादा काबिल तो हम ही हैं यहाँ, ऐसा। इसीलिए इसके तुलना में इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ क्या होना होगा, अधिकतम यहाँ से रिमूव होगा, हटेगा, याद रखोगे। तो न्यूक्लियोफाइल भी दोनों में मैटर किया, यहाँ तो उतना मैटर नहीं किया क्योंकि यहाँ इस लिविंग ग्रुप को हम लोग कहीं फंसा दिए थे दूसरे जगह, तो यहाँ उतना मैटर नहीं किया, लेकिन वहाँ तो मैटर किया। वहाँ तो न्यूक्लियोफाइल को देखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना होगा, ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल लेना होगा तब, ताकि कुछ न्यूक्लियोफाइल थक जाए इसको हटाने में तो बाकी वाला फिर जा करके जुड़े वहाँ, सिंपल सी बात है। तो वहाँ न्यूक्लियोफाइल मैटर करेगा। सॉल्वेंट हम बता दिए कि यहाँ पोलर ए प्रोटिक चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है, नहीं तो प्रोटिक सॉल्वेंट कहीं लिए और अपना प्रोटोन दे करके न्यूक्लियोफाइल को फंसा देगा इधर ही, फिर इस पर अटैक करने वाला कोई बचेगा नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं उसमें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हम लोग नोट किए अभी कि SN1 रिएक्शन में जो है जो ट्रांजिशन स्टेट है या फिर जो उसमें इंटरमीडिएट बनता है उसका पोलैरिटी ज़्यादा है स्टार्टिंग मटेरियल से, जबकि यहाँ SN2 में ट्रांजिशन स्टेट का पोलैरिटी कम है स्टार्टिंग मटेरियल से, क्योंकि यहाँ या नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है दो एटम में, इसके वजह से। तो ये जो आयनिक स्पीसीज बन रहे हैं ना, इनके स्टेबलाइजेशन के लिए, इनके सॉल्वेशन के लिए जरूरी है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और वहाँ चूंकि आयनिक स्पीसीज बन नहीं रहे हैं तो वहाँ सॉल्वेशन का ज़रूरत नहीं है, और यदि लोगे तो फिर उल्टा काम पड़ जाएगा हम लोग का, उल्टा हो जाएगा, वो न्यूक्लियोफाइल को ही जो है वहाँ से ये कर देगा, हटा देगा। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ जो भी हम लोग न्यूक्लियोफाइल लेंगे वह लिविंग ग्रुप से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लिविंग ग्रुप से उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो ट्रांजिशन स्टेट में जा करके होगा झगड़ा कि यहाँ कोई तरह से डांट दबा करके ज़बरदस्ती तुम इसको हटा दिए, ठीक है, यहाँ फिर होगा झगड़ा, यहाँ मुश्किल होगा। X पर भी पार्शियल माइनस, न्यूक्लियोफाइल भी पार्शियल माइनस, तो फिर जो कार्बन के साथ मजबूती से जुड़ेगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा वही रहेगा वहाँ, और जो नहीं दे पाएगा वो निकल जाएगा बाहर, सिंपल सी बात है। तो वहाँ मैटर करेगा, इसलिए हम बोले कि इस चीज़ को एकदम नोट करना है हम लोग को, ऐसा। पोलैरिटी वाला बात, सॉल्वेंट का क्या यहाँ काम हुआ, और तीसरा न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या होना चाहिए। इसमें कुछ भी होगा चलेगा, उसमें स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी चलेगा, इसमें स्ट्रॉन्ग रहेगा तो और बढ़िया है, लेकिन वीक रहने से भी हम लोग को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसमें पड़ेगा, लेकिन वहाँ वीक लोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, याद रखोगे। अब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग वीक का हम कहानी सुना चुके हैं, याद रखोगे आप। एक सिंपल सा बात देख लो, एक सिंपल सा बात देख लो कि यदि यहाँ पे आप लिए हुए हो NH2 सपोज कह रहे हैं हम, और यहाँ आप ले रहे हो OH माइनस, और तुम चाहोगे कि इस NH2 को हटा करके OH जुड़ जाए, कभी नहीं होगा, क्योंकि NH2 माइनस खुद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस के तुलना में, तो वही जुड़ा रहेगा, ऑक्सीजन को भगाएगा वहाँ। इसीलिए यहाँ कोई वीक होना चाहिए, कोई वीक मतलब सबसे बढ़िया आई है, तुरंत हटा देगा इसको ही,
आई से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होता है, आई आसानी से हट भी जाएगा, बड़ा साइज है तो, बॉन्ड कमजोर है तो ऐसा। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है हमें, और तब जाकर के कंक्लूजन आता है भाई कि प्रोडक्ट किस नेचर का होगा, क्या इसमें से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आई थिंक इतना करने के बाद SN1 और SN2 हम लोग काफ़ी हद तक, बहुत अंदर तक जा कर के जो है समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स को देख लेंगे और लास्ट में कंपैरिजन कर देंगे SN1 और SN2 को। जितना अभी तक पढ़े उन सब को मिला करके हम लोग कंपैरिजन कर देंगे। तो कंपैरिजन करने से फिर सारा कहानी जो है सो क्लियर हो जाएगा। याद रखोगे इस बात को। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। अंतिम लेक्चर जो होगा इसका नेक्स्ट क्लास में होगा, जहाँ से इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। SN1 SN2 को जितना समय दिया गया है इस रिएक्शन पे उतना इसका इम्पोर्टेंस है, इसीलिए समय दिया गया, आप याद रखोगे। उतना ज़्यादा समय हम नहीं दिए थे जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड का बता रहे थे सब्स्टिट्यूशन, वो सिंपल सा था कि थोड़ा सा आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन यह जो SN1 SN2 है रीड है, याद रखोगे, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, जो बचा हुआ उससे समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।